लोकल डायलेक्ट्स बोलना पसंद करते हैं, बोलियां बोलना पसंद करते हैं। जी सर। और बोलियों में तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। जी सर। अभी आपने पितृसत्ता की बात की। जी सर। ऐसा कहा जाता है कि लोक भाषा में, मुहावरों में, लोकोक्तियों में अक्सर सोशल बाइसेस खुल के सामने आती हैं। बिल्कुल सर। जैसे महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अश्वेतों के खिलाफ जितनी कहावतें होंगी उतनी कहावतें पुरुषों के खिलाफ नहीं होंगी, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं होंगी, या ऊंची जातियों के खिलाफ नहीं होंगी। जी सर। तो ऐसी 5 मुहावरे या लोकोक्तियाँ बताइए किसी भी भाषा की, हिंदी की डायलेक्ट की, जो सीधे सीधे आपको लगता है कि पैट्रियार्की से भरी हैं या किसी और सामाजिक वर्ग की प्रभुत्व की भावना से भरी हुई हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जी सर। इसमें तेली को लाने की क्या जरूरत थी? तेली एक जाति है जो निम्न कही जाती है, तो तुलना करते हुए उसे कमज़ोर बताने की क्या ज़रूरत थी? तो ऐसी कुछ और कहावतें बताइए जिससे पता लगे कि जो लोक भाषा है, डायलेक्ट्स हैं, मुहावरे हैं, कैसे वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। सर एक तो है कि जोरू ज़मीन जोर का नहीं तो किसी और का। ठीक है। एक है सर कि बंगी की पहुंच नाली तक। ठीक है। और उसके अलावा सर तीसरा है कि नीच जात लतियाए अच्छा। और चौथा है कि कहने से कुम्हार गधे नहीं चढ़ता। और पांचवा है कि सर एक हिंदी में ही है कि सर मैं थोड़ा सा वो स्लिप हो रही है दिमाग से। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। हाँ जी सर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है सर इसमें दिक्कत लगती है सर मुझे। क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें रंग भेद के हमारे जो व्यूज़ हैं वो उजागर होते हैं सर। हाँ, क्योंकि भारत पर हमने तो गौरव नहीं किया था, तो भारत में तो कहावत बुरी नज़र वाले तेरा मुंह गोरा होनी चाहिए थी। जी सर। और हम बोलते हैं मुंह काला। तो आपको लगता है कि रंग भेद का मामला है इसके पीछे? सर ना चाहते हुए भी सर इसमें रंग भेद का मामला बनता है। आप लोकल जो बोलियों की बात कर रहे हैं, तो राजस्थानी भी एक भाषा है या बोली है, उपभाषा है, जैसा भी आपको ठीक लगे। और ये डिमांड खूब चल रही है कि राजस्थानियों को भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा दर्जा मैथिली को मिला है कुछ साल पहले, मतलब हिंदी की बोलियों में से जिसको हम कह सकते हैं। तो राजस्थानी को भाषा का दर्जा मिले या ना मिले, पहले तो ये बताइए आपकी राय क्या है। और दूसरा, अगर मिले तो राजस्थानी कौन सी राजस्थानी को मिले? राजस्थानी तो अपने आप में कोई एक ढांचा है नहीं, तो किसको राजस्थानी माना जाएगा? सर अगर राजस्थानी को भाषा का दर्जा देने की बात है तो इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा। उनका ये है कि राजस्थान की जो भाषा के जो प्रयोक्ता हैं उनका काफ़ी बड़ा वर्ग है, 3-4 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरा है कि इसमें साहित्य की प्रचुर मात्रा है। प्राचीन काल से लेकर मोहनोत, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण जैसे रचनाकार राजस्थानी, और इसके अलावा सर विजयदान देथा जी है, उन्होंने काफ़ी लिखा है। लेकिन सर इसके बारे में विपक्ष में तर्क ये है कि सबसे पहले तो सर राजस्थानी की 4 बोलियाँ हैं उपभाषा की: मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती। अगर मारवाड़ी, मेवाड़ी। जी सर। जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी कहते हैं सर। और चौथी? मेवाती। और मारवाड़ी नहीं है? मारवाड़ी बोला ना सर। अच्छा, दूसरी मेवाड़ी बताइए आपने। मालवी नहीं है? सॉरी सर, मालवी। अच्छा ठीक है, बताइए। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इनमें से हम भाषा का दर्जा देंगे किसको? क्योंकि सर अगर एक को देते हैं तो दूसरे वर्ग के प्रयोक्ता हैं, उनको सर तुलनात्मक वंचन की महसूस होगी। वो सोचेंगे कि भाषाई साम्राज्यवाद हम पर हावी हो रहा है। दूसरा ये है कि सर राजस्थानी की जो लिपि है सर वो देवनागरी लिपि है। तो इस बेस पे भी इतना तर्क उनका लगता नहीं है कि जैसे सर मैथिली को दिया गया था तो उसकी कैथी या तिरहुत लिपि थी। और तीसरा ये है कि साहित्य भी इतना अधिक प्रचुर मात्रा में नहीं है। और चौथा ये है कि सर सवाल कि इससे होगा फ़ायदा क्या? कि अगर हम मारवाड़ी को जैसे राजस्थानी को देते हैं तो इसमें विश्वविद्यालय के स्तर पर उसकी पढ़ाई चालू हो जाएगी या अकादमिक स्तर पर उसमें शोध हो जाएंगे, लेकिन आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इससे सर एक अनियंत्रित श्रृंखला बन जाएगी बोलियों के स्तर पर आंदोलनों की, जो आगे सर तनाव ही जन्म देगी सर। मान लीजिए आप IPS बन गए, तो राजस्थान के आदमी हैं। राजस्थान में तो आजकल आरक्षण रेल की पटरियों से मिलता है। अब आप IPS बन गए और आपसे बात करके लग भी रहे कि आप पितृसत्ता के समर्थक नहीं हैं, बहुत ही जेंडर सेंसिटिव आदमी हैं। जी सर। अखा तीज के दिन राजस्थान में क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी सर। अखा तीज के दिन खूब बाल विवाह होते हैं और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जाके रोक सके उनको। जी सर। तो मान लीजिए आप ज़िले के SP हैं और आपको पता लगा कि आपके ज़िले में कम से कम 300 बाल विवाह होने वाले अखा तीज के दिन, एक ही दिन होने वाले हैं, एक ही स्थान पे होने वाले हैं। पूरे ज़िले को पता है, हर बार पता होता है।
आपको भी पता है। पिछला एसपी पितृ सत्ता का समर्थक था, वो चुप रहता था। आप इस पर कैसे मैनेज करेंगे कि ये ना हो? और सीएम का भी दबाव है कि चुप रहना, कुछ बोलना मत, क्योंकि सीएम उन्हीं के वोट से सीएम है जो बाल विवाह करवा रहे हैं। कैसे हैंडल करेंगे? सर मैं 10-15 सेकंड लेना। हाँ, आराम से सोच के बताइए। सर पहली बात तो ये है कि सर दबाव चाहे किसी का भी हो, सबसे बड़ी बात है कि एक सिविल सर्विस होने के सिविल सर्वेंट होने के नाते सर संविधान है, मैं उसे फॉलो करूँगा। और संविधान के तहत संसद ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना रखा है, तो अगर कानून बनाया तो उसे इम्प्लीमेंट करने की मेरी जिम्मेदारी है सर। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों में इस बात को लेकर है कि वो बाल विवाह कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक होंगे जो इसे अनुचित बता रहे होंगे, तो सर मैं उनकी हेल्प लूँगा। और तीसरी चीज़ है कि धार्मिक लीडर हैं जो भी वहाँ पर जो बुद्धिजीवी होंगे, सर मैं उनकी मदद से ये प्रचार करवाऊँगा कि ये सब गलत है। और चौथा सर मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा कि इसके थ्रू जितने भी ग्रामीण स्तर पर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनको एक एक मैसेज जाएगा कि आपके गांव के स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी निगरानी रखी जाए, नहीं तो सर उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। चलिए, एक अपराधी है जी सर, जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है। जी सर। लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है। जी सर। सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। आप ज़िले में गए, आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है। अचानक 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्चे के साथ, और रेप करके भाग रहा है, उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। आप पहुँचे अपने दल बदल के साथ, वहाँ पर दल बल के साथ, और ऐसी सिचुएशन है कि वो राज्य की सीमा क्रॉस करना ही वाला है। आप गिरफ्तार करना चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर लेगा। जनता बहुत बड़े हुजूम में है। जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आदमी आप अदालत के रास्ते इसको सज़ा दिलवा ही नहीं सकते। ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है, सबूत नहीं मिलते। और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है, और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें। ये 100% तय है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया किसी भी तरह से, तो भी वो जेल में नहीं जाएगा, बच जाएगा, जमानत मिल जाएगी, और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है। क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर, क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है? सर संविधान प्राथमिक है सर।